एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोज की तरह सुबह अपने घर से निकलते हैं मॉर्निंग वॉक पर 28 जुलाई के दिन वो घर वापस नहीं पहुंचते। जैसे ही सुबह 5 बजे वो घर से निकलते हैं, वो एक चौराहे के पास पहुंचने ही वाले थे कि अचानक से पीछे से एक ऑटो आया और उसने जज साहिब को टक्कर मारी और उसके बाद फरार हो गया। जज की अस्पताल ले जाते मौत हो गई। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के पास हुआ यह हादसा सबको हैरान परेशान कर गया। उसके बाद सवाल यही खड़ा हुआ कि क्या जज साहिब को इंटेंशनली टक्कर मारी गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। उसके बाद उसमें निकलकर आया कि एक ऑटो जो सड़क के बीचों बीच चल रहा था, वो अचानक से बाईं ओर वॉक कर रहे, बल्कि जॉगिंग कर रहे जज साहब के पास जाता है, उन्हें टक्कर मारता है और अचानक फिर से बीच की लेन में आ जाता है और फरार हो जाता है। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। जय हिंद। झारखंड के धनबाद के हीरापुर की एक पॉश कॉलोनी में रहने वाले जज उत्तम आनंद की आज मैं बात करूंगा, जो रोज की तरह अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे और वो 28 जुलाई को भी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। इस दौरान वो जॉगिंग करते और फिट रहने का उन्हें शौक था। 6 महीने पहले ही वो बोकारो से ट्रांसफर होकर धनबाद आए थे और उन्होंने अपना जो रूटीन है मॉर्निंग वॉक का, जॉगिंग का, वो नहीं तोड़ा था। अब अचानक से 28 जुलाई को जब वो सुबह निकले तो तकरीबन 5:08 या 10 मिनट के करीब जब वो रणधीर वर्मा चौक के पास पहुंचे तो अचानक से एक ऑटो आता है और वो उनको टक्कर मारता है। वो आगे दौड़ रहे होते हैं तो उन्हें पता नहीं लगता पीछे से कौन आ रहा है और वो ऑटो टक्कर मार के एकदम तेजी से बीच लेन में वापस जाकर फरार हो जाता है। अब जब ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे। अब जज उत्तम आनंद कौन है? दरअसल वो धनबाद में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे और वो एक अच्छे परिवार से संबंधित थे। पिता वकील, 2 भाई वकील, 2 साले आईएएस अधिकारी और एक पढ़ा लिखा परिवार, सुलझा हुआ परिवार था। और जज साहिब 6 महीने पहले बोकारो में पहले रहा करते थे, फिर वहां से उनकी बदली हुई तो झारखंड के धनबाद में आकर वहां पर रहने लगे। हीरापुर में एक जजेस कॉलोनी है, जज कॉलोनी, तो उसमें जाकर वो रहने लगे और उसके बाद अपना जो रूटीन था डेली वो रोज फॉलो कर रहे थे। वो दरअसल रोज सुबह 5 बजे निकला करते और तकरीबन 6 बजे 1 घंटे बाद घर पर वापस आ जाया करते। अब 28 जुलाई के दिन भी वो इसी तरह से 5 बजे के रूटीन पर घर से निकले, पर 6 बज गए तो वो वापस नहीं आए और 7 बज गए तब भी उनका कोई अता पता नहीं। हुआ ये कि सड़क की बाईं साइड पर जज साहब जॉगिंग कर रहे थे, थोड़ा सा तेजी से दौड़ रहे थे और अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रहे थे। अचानक से होता यह है कि पीछे से एक ऑटो आता है, वो जज साहब को टक्कर मारता है। पहले ये ऑटो सड़क के बीचों बीच चल रहा होता है। अब जब जज साहब दौड़ रहे हैं तो अचानक से ये सड़क के बाईं तरफ हो जाता है, बिल्कुल लेफ्ट साइड पर जहां पर जज साहब दौड़ रहे हैं। ये अचानक उनको टक्कर मारता है और फिर वापस से बीच की लेन में आ जाता है और फिर आगे दौड़ जाता है और सीसीटीवी की नजर से दूर हो जाता है। तो ये हादसा जिसने की बहुत ज्यादा सनसनी भी फैलाई, मीडिया में सुर्खियां भी बना और कई तरह के सवाल भी खड़े हुए। अब सवाल क्या खड़ा हुआ? देखिए, एक तो सवाल यह था कि अगर ऐसा हुआ तो यह भी रीजन हो सकता है कि अचानक से ऑटो का ब्रेक फेल हुआ हो और ऑटो अचानक से लेफ्ट साइड पर चला गया और उसने जज साहब को टक्कर मार दी। पर अगर ऐसा था तो ऑटो कहीं ना कहीं उसका भी एक्सीडेंट होता, पर वो तो टक्कर मार के एकदम आगे फरार हो गया, तो ये चीज तो नहीं थी। दूसरा जो सवाल था वो ये था कि क्या स्टीयरिंग से ड्राइवर का कंट्रोल छूट गया था? अगर स्टीयरिंग से ड्राइवर का कंट्रोल छूटता तो ये होता कि ड्राइवर टक्कर मारता, टक्कर लगती, उसके बाद ज्यादातर चांसेस ये होते हैं वो बाहर निकलता, जज साहब को उठाता, उन्हें हॉस्पिटल ले जाता, जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे आदमी की बनती है। वो भी नहीं हुआ, वो फरार हो गया। तीसरी बात, क्या टायर फटा या अचानक से कोई ऐसा हादसा हुआ टायर में कि हवा निकल गई तो ऑटो अचानक से लेफ्ट साइड पर चला गया? ऐसा भी कुछ नहीं था। कैमरे में साफ दिख रहा है कि ऑटो ठीक ठाक लेफ्ट साइड पर जाता है, टक्कर मारता है और चला जाता है। तो ये 3 सवाल इनिशियली खड़े हुए, जिनको अच्छे से बारीकी से जांचने परखने के बाद पुलिस ने इनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। उन्होंने कहा ये टक्कर तो इंटेंशनली मारी गई है। अब कुछ देर में जैसे ही टक्कर मारी गई होती है तो राहगीर देख लेते हैं। राहगीर देखते हैं, हैरान रह जाते हैं कि एक व्यक्ति को टक्कर मारी गई है और उसके बाद पुलिस को कॉल की जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, पुलिस को पता लगता है ये तो जज साहब है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। फौरन उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और हॉस्पिटल में उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है, जो कि एक दुखदाई खबर थी जुडिशरी के लिए भी, वकीलों के लिए भी, समाज के लिए भी और पूरे शासन के लिए।
अब इस बीच 7 बज चुके हैं। 5 बजे जज साहब घर से निकले थे। वो इतनी देर में टक्कर भी उन्हें ऑटो मारकर निकल गया। उसके बाद लोग उन्हें हॉस्पिटल पुलिस के साथ ले गए। हॉस्पिटल जब वो गए तो वहां पर उन्हें मृत डिक्लेयर कर दिया गया। अब 7 बजे तक जज साहब का कोई अता पता नहीं है, घर वालों को कुछ पता नहीं है। अचानक से एक फोन बजता है और उस फोन के जरिए उन्हें जानकारी दी जाती है कि जज साहब जो कि सड़क पर घूम रहे थे, जॉगिंग कर रहे थे, उनकी डेथ हो गई है, उन्हें कोई टक्कर मारकर चला गया है। अब घर वाले बहुत ही दुखी और सदमे में चले गए। उसके बाद अस्पताल पहुंचे और बॉडी को वहां से लिया गया। उनकी जो अंतिम विदाई है वो उन्हें दी गई। अब धीरे धीरे ये खबर कोर्ट में पहुंच गई, कोर्ट से हाई कोर्ट में पहुंच गई, पुलिस प्रशासन के पास पहुंच गई, बार काउंसिल में पहुंच गई। हर जगह एक नाराजगी थी लोगों के मन में। सभी के मन में यह था कि क्या यह एक नॉर्मल एक्सीडेंट है या जज साहब को सचमुच मारा गया है, मौत के घाट उतारा गया है। उसके बाद पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है। कई एंगल से जांच हो रही थी और सबसे पहली चीज थी कि पुलिस को एक ऐसा क्लू चाहिए था जिससे यही पता चल सके कि जज साहब की मौत कैसे हुई है। क्योंकि इनिशियली प्राइमा फेसाई पुलिस को जो लाश मिली थी वो सड़क के किनारे मिली थी और कोई ऐसा चश्मदीद भी देखने को इनिशियली नहीं मिला जिसने ये बताया हो कि एक्सीडेंट ऐसे हुआ है। पुलिस ने जगह जगह सड़क पर कैमरे खंगालने शुरू किए और एग्जैक्ट लोकेशन पर कैमरा मिल गया। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में साफ तौर पर दिखता है कि एक ऑटो आता है, वो लेफ्ट साइड पर दौड़ रहे, जॉगिंग कर रहे जज साहब को टक्कर मारता है और वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद पुलिस इस ऑटो को ट्रेस करने की कोशिश करने लगती है। फाइनली ऑटो को ट्रेस कर लिया जाता है, उसके नंबर को लिख लिया जाता है, उसके बाद घर का पता लगाया जाता है। इस बीच पुलिस लगातार एनालिसिस कर रही थी सब चीजों का और एनालिसिस में यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह नेग्लिजेंट ड्राइविंग का मामला तो है नहीं, यह मामला इंटेंशनल मर्डर का है। इसी के साथ ही झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और तेजी से इस मामले में जांच करने को कहा, जिसके बाद पुलिस की एक टीम गठित की गई जो लगातार जांच कर रही थी। और 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल ने कोर्ट में अर्जी लगाकर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की मांग कर ली। तो हर जगह से मांग तेज हो रही थी कि जज साहब की मौत की जांच अच्छे से और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। पुलिस ने इतने में ऑटो ड्राइवर को ट्रेस कर लिया, घर पर पुलिस पहुंची, उनको अरेस्ट किया और उसके बाद उनसे पूछताछ शुरू की गई। पर ऑटो के मालिक ने जो कुछ कहा वो हैरान करने वाला था। ऑटो के मालिक का कहना था कि 27 जुलाई को ऑटो चोरी हुआ, जिसकी रिपोर्ट पुलिस में लिखवा भी दी गई और उसके ठीक एक दिन बाद इस घटना को अंजाम दे दिया गया। इस बीच यह भी सवाल खड़ा हुआ कि क्या यह एक गहरी साजिश है, क्योंकि एक्सीडेंट से ठीक एक दिन पहले ऑटो चोरी होता है, उसकी पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई जाती है और उसके बाद फाइनली हत्या की जाती है एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की। अब उसके बाद आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा को घटना के एक ही दिन के अंदर यानी अगले दिन ही अरेस्ट कर लिया जाता है, उनसे पूछताछ होती है और फाइनली केस सीबीआई को रेफर कर दिया जाता है, सीबीआई के पास चला जाता है। सीबीआई पूरी इन्वेस्टिगेशन टेक ओवर कर लेती है और उसके बाद देखिए, जब भी सीबीआई किसी मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है तो जो लोकल पुलिस ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की होती है तो उस पूरी इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ भी फाइंडिंग्स होती हैं वो सारी सीबीआई को देनी पड़ती हैं। तो वही इस केस में सीबीआई ने किया, वो सारी फाइंडिंग्स सीबीआई ने ली। उसके बाद अपनी बिल्कुल जमीनी स्तर से जीरो लेवल से जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने इन दोनों आरोपियों से कई राउंड की पूछताछ की, लंबी लंबी पूछताछ हुई। इसके साथ ही इनका नार्को टेस्ट करवाया गया, ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाया गया। देखिए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की मौत हुई, उसमें नेग्लिजेंट ड्राइविंग का मामला लग नहीं रहा था इनिशियली और यही शक था कि कोई बड़ी गहरी साजिश हो सकती है जिसका पता सीबीआई लगाने की कोशिश कर रही थी, पुलिस भी लगाने की कोशिश कर रही थी। पर ये जो आरोपी हैं ये कह रहे थे कि हम जज साहब का मोबाइल छीनना चाहते थे, मोबाइल लेकर फरार होना चाहते थे, इससे आगे कुछ नहीं करना चाहते थे और इसी वजह से टक्कर मारी गई थी। और फाइनली 20 अक्टूबर 2021 को सीबीआई ने अदालत में चार्जशीट पेश की। उसमें दोनों आरोपियों के खिलाफ यह बताया गया कि इन दोनों ने जज साहब की जान लेने के इरादे से टक्कर मारी, यानी इंटेंशनली टक्कर मारी गई, जिसमें कि 302 इनके ऊपर लगनी थी, 201 भी इनके ऊपर लगाई गई थी और ट्रायल के दौरान कुल 58 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और फाइनली 6 अगस्त 2022 को आरोपियों को उम्र कैद की सजा दे दी गई। आईपीसी की धारा 302 के तहत लाइफ इंप्रिजनमेंट टिल द लास्ट ब्रेथ यानी कि आखिरी सांस तक उम्र कैद की सजा दी गई। साथ में 20-20 हजार रुपए दोनों आरोपियों को जुर्माना किया गया। इसके साथ ही आईपीसी की धारा 201 और 34 के तहत 7 साल की रिगरस इंप्रिजनमेंट और 10,000 रुपए का जुर्माना दोनों को किया गया। अदालत ने कहा कि जुर्माने की जो भी राशि वसूल होगी उसमें से आधी रकम मृतक के परिवार को, आश्रितों को दी जाएगी। अब ये देखिए, इसमें ये चीज समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2 अलग अलग सेक्शंस हैं जिनके तहत सजा हुई है, एक में उम्र कैद की सजा हुई है और एक में 7 साल की सजा हुई है। अब
अगर कोर्ट कहता है कि ये दोनों सजाएं इकट्ठी चलेंगी, आमतौर पर इकट्ठी चलती हैं, तो जो सजा ज्यादा होती है उस सजा को माना जाता है कि ये सजा व्यक्ति को दी गई है। तो इसमें उम्र कैद की सजा कहा गया कि इन आरोपियों को दी गई है। बहरहाल इस मामले में दो धाराएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आईपीसी की सेक्शन 302 और आईपीसी का सेक्शन 201। 302 पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि हूएवर कमिट्स मर्डर शैल बी पनिश्ड विद डेथ और इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। इसमें क्या होता है कि जो भी व्यक्ति कोई मर्डर का दोषी होता है उसको या तो उम्र कैद की सजा होती है या फिर उसे फांसी की सजा होती है और साथ में जुर्माना जरूर होता है। इसके साथ ही सेक्शन 201 आईपीसी जो इसमें लगाया गया वो कहता है कि कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस और गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू स्क्रीन ऑफेंडर, उसके तहत यह धारा लगाई जाती है। अब इसमें क्या है कि जो भी सबूत थे उन्हें मिटाने की कोशिश की गई थी इन आरोपियों की ओर से, इसलिए यह धारा लगाई गई। और एंड में लेसन यह मिला कि आप अगर गलत राह पर चलेंगे, कोई भी गलत काम करेंगे, तो कानून के हाथ एक ना एक दिन आप तक पहुंचेंगे, गलत व्यक्ति तक जरूर पहुंचेंगे। जय हिंद।